प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, लेटेस्ट मॉडल पेपर 2023-24 का अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। तो कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो कि अर्थशास्त्र से हैं, और जो सिलेबस आपका न्यू है, न्यू पैटर्न पर जब आपका चल रहा है एनसीईआरटी बेस पर, ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। देखिए डिस्कशन, ये पूरा निर्देश उद्देश्य जो मिलता है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। 15 मिनट जो मिलता है आप लोग को समय है, तो अर्थशास्त्र का देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डिस्कशन, यहाँ पर जो सॉल्यूशन भी आप लोग के उपलब्ध है आप सभी लोगों के लिए, और इसका जो मैं सॉल्यूशन आप लोग को कराऊंगा पूरा का पूरा, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो बातें होंगी आप सभी लोगों के साथ, तो इसमें ये चीज याद रखना है आप सभी लोगों को कि इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। और मैं एक भाग में ये चीज नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बड़ा बड़ा कंटेंट बनाकर देखा, तो बच्चे जो है ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, वो लंबा आप लोग को लग रहा है कंटेंट चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न क्या है, आसमान सीमांत संतुष्टि के नियम की विस्तृत व्याख्या किसने दी। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या देने वाले जो व्यक्ति थे, तो प्रमुख अर्थशास्त्री जो थे वो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था ना। यानी आसमान सीमांत संतुष्टि के नियम को आसमान सीमांत उपयोगिता के नियम के रूप में जाना जाने वाला जो था, महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, और इस पर महत्वपूर्ण व्याख्यान जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था मार्शल। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। स्थिर लागत, सीमांत लागत, अवसर लागत, परिवर्तनशील लागत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पर जो है वस्तु परिवर्तनशील लागत के रूप में है। किस लागत में? परिवर्तनशील लागत के रूप में। देखिए दोस्तों, किसके रूप में है? परिवर्तनशील लागत के रूप में है। देखिए परिवर्तनशील लागत के बारे में बात किया जाए तो ये वे लागत होते हैं जो उत्पादन या बिक्री के स्तर में अगर देखा जाए कि प्रत्यक्ष अनुपात में बदलती है, जैसे कर हो गया, कच्चा माल हो गया, और प्रत्यक्ष श्रम हो गया। तो इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग परिवर्तनीय लागत के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वस्तु और सेवा कर भी जो होता है वो परिवर्तनशील लागत के रूप में होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दशा सही है। ठीक है डिविजन्स, तो यहाँ पर देखिए औसत आय जो होगा वो सीमांत आय के बराबर हो जाएगा, औसत आय जो होगा वो सीमांत आय से ज्यादा होगा, और औसत आय जो होगा वो सीमांत आय से कम होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर देखा जाए इसके व्याख्यान के रूप में, देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अगर देखा जाए तो औसत आय जो होता है वो और सीमांत आय के क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, औसत आय जो होता है वो सीमांत आय के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए होगा। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए अगर देखा जाए तो औसत आय जो होता है वो सीमांत आय के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर लोग चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कौन सा विकर्ण गलत है। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे AP इज इक्वल टू TP इंटू एल, NP इज इक्वल टू TPN इंटू TPN -1, AP इज इक्वल टू इतना। तो ये खा जो ऑप्शन है डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है वो TPN1 जो होगा वो मानक गणितीय संकेतन नहीं है, इसलिए जो होगा ये मानक गणितीय संकेतन के दृष्टिकोण से नहीं आता है। कौन? विकल्प नंबर बी आपका। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना डिस्टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आप सभी लोगों के लिए, फटाफट इसे शेयर करें। और ये देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और यहाँ पर मैं बहुविकल्पी का डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, फिर मैं आपको सेकंड सेशन जो दूंगा उसमें आपका अति लघु जो होगा उसका पूरा फुल डिस्कशन किया जाएगा। यदि पूर्ण बेरोजगार है, यदि पूर्ण बेरोजगार है तो ES इज इक्वल टू 0 होगा, ES इज इक्वल टू 1 होगा, ES जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ES जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा, 0 आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। कैसे देखिए हो जाता है डिस्टेंस, तो जब आपूर्ति बेरोजगार होती है डिस्टेंस, तो आपूर्ति की मात्रा में देखा जाए तो प्रतिशत परिवर्तन कीमत में जो होता है प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। इसका मतलब यह होगा कि आपूर्ति की कीमत लोच जो होती है वो शून्य से कम है, यानी आपूर्ति की कीमत लोच जो होता है वो शून्य से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो होगा आपका विकल्प नंबर जो पांचवे का घ होगा वो आपका राइट हो जाएगा। छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था, यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम जो था वो क्या था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो कालक्रम था वो कौन सा था।
ठीक है ना। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में अगर देखा जाए तो 1929 से 30, यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जिसे अक्सर महामंदी कहा जाता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 1929 से 1930 के वर्षों के दौरान आई हुई थी। कब आई थी? 1929 से 1930 के वर्षों में ये मुख्य रूप से देखने को मिला था। सातवां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होता है क्राकरी, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित, उपयुक्त सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में देखा जाए मुख्य रूप से तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है, यानी क्राकरी, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित, ये सभी शामिल हुए हैं। यहाँ देखिए उपयुक्त सभी जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अर्ध टिकाऊ सामान में वे वस्तुएं होती है जिनका जीवन काल जो होता है वो गैर टिकाऊ सामान, जैसे भोजन और कपड़े हो गए, तो ये मुख्य रूप से कहा जाए तो गैर टिकाऊ सामान होते हैं। और टिकाऊ सामान जैसे देखिए कार हो गया, फर्नीचर हो गया के बीच होता है, ठीक है ना। क्राकरी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ये सभी जो है वो किस श्रेणी में आएंगे आप लोगों के, बताइए डिस्टेंस। तो ये उपयुक्त सभी यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल किए जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का ये प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग बात करें तो बताइए इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें शामिल किया जाए? सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें, सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावटें, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। और जो हासमान होता है यह शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने का सूत्र होता है। यदि शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको अगर निकालना है तो उसमें क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद जो होगा और मूल्यह्रास जो होगा उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। जो सकल घरेलू उत्पाद घटा मूल्यह्रास होता है, तो यानी यहाँ पर देखिए जो होगा आपका जो विकल्प नंबर ख होगा ये आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। चालू खाते में देखा जाए तो सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल होता है। यदि चालू खातों में देखा जाए तो सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में कौन शामिल होता है? सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, अनिष्ट हस्तांतरण, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी देश के भुगतान देखा जाए तो देखिए सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं, देखिए ये जो मुख्य रूप से है, थोड़ा सा ऊपर चले हम लोग। देखिए चालू खाते में देखा जाए तो शामिल विभिन्न आर्थिक लेन देन में अगर शामिल करने की बात होती है तो इसमें क्या होता है, आपका सेवाओं का निर्यात भी होता है, वस्तुओं का आयात भी होता है और प्रतिकूल स्थलांतरण भी देखने को मिलता है। यानी किसी देश का देखा जाए तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में देखा जाए तो ये सभी जो होते हैं आर्थिक लेन देन शामिल होते हैं। सेवाओं का निर्यात जो होता है, वस्तुओं का आयात जो होता है और प्रतिकूल जो हस्तांतरण होता है, सभी जो होते हैं ये चालू खाते के जो घटक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट प्रश्न रहेगा आपका। 10वें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? अपादान, रक्षा सेवाएं, वेतन और पेंशन, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो विकल्प नंबर 10 है जो आपका प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। देखिए इसमें जो है इसमें भी जो मुख्य रूप से विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए गैर योजना व्यय में देखा जाए तो वे सभी सरकारी खर्च शामिल होते हैं जो नियोजित व्यय का हिस्सा नहीं होते हैं, जैसे रक्षा हो गया, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जो होता है ये मुख्य रूप से गैर योजना व्यय होता है, ठीक है ना। ये सरकारी खर्च में शामिल है लेकिन नियोजित आय का हिस्सा नहीं होता है। रक्षा हो गया, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जो होता है इन सभी को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। तो ये सभी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये था महत्वपूर्ण रूप से डिस्कशन आप लोगों का। अब ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला दिख रही है दोस्तों, तो इसको मैं आपका सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है इसे जबरदस्त तरीके से खूब शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को एकदम पूरे मनोबल के साथ आप लोगों के लिए अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का पूरा जबरदस्त तरीके से सेशन आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। और दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए पूरा का पूरा मेरे पास चिट्ठा ये पूरा, और ये इस पर पूरा का पूरा मैंने पूरा वर्क किया हुआ है और ये आप लोग के लिए तैयार भी कर लिया गया है, ठीक है। तो ये जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगा विशेष, लेकिन इसे आप अपने क्लासमेट पर जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।